बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हो। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक आ चुकी है। तो इस न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टॉपिक बैठे बैठे आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो फिजिक्स और मैथ की तैयारी आपकी इसी चैनल से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। थर्मल फिजिक्स, थर्म का मतलब हीट। अब हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे हैं और ये आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, याद है ना। तो टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो टेम्परेचर और हीट का ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो थर्मल फिजिक्स है ये हमारी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज, how temperature of a substance is changes, how heat is transferred। तो बेसिकली ना चैप्टर नंबर 1 में हम टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, फेज चेंजेस, एवेपोरेशन, इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जिस तरह से टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, चीजें अपनी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक नंबर 10.1 है, यह है थर्मल एक्सपेंशन। तो पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। मीनिंग पे जरा गौर करें। देखें, थर्म का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब फैलाओ, स्प्रेड आउट। इसका मतलब जब आप किसी सब्सटेंस या मटेरियल पे हीट अप्लाई करेंगे तो सिस्टम एक्सपैंड करेगा, यही कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो जल्दी से बेटे अपनी बुक, अगर आपके पास बुक है तो वहां पे लिख लें कि बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यू शॉर्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन बेटे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाए और जल्दी से इस हेडिंग पे लिख लें कि भाई ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना मैं लिख के दे रहा हूं इसको पहले समझ लें, फिर इतना ही आप तैयार करेंगे और इतना ही लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर जी कितना तैयार करना है, निशान लगवा दो। भाई निशान ना लगाएं, जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं वही तैयार करें, उतना आप पेपर में लिख के गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपके नंबर पूरे आएंगे। पहले जरा समझ लें, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन की समझ आ गई, अब इसको डिफाइन करते हैं। कोशिश करेंगे कि बुक वाली सारी वर्डिंग यूज करें, अपनी तरफ से भी आप वर्डिंग यूज कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो आप अपनी वर्डिंग बना सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को टेंशन होती है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारी बुक वाली ही वर्डिंग यूज करो, ठीक है। आपका ख्याल है बेटे, मुझे आप लोगों ने भी ख्याल करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ले जी, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप लिखेंगे बेटे, मेरे साथ साथ लिखें कि थर्मल एक्सपेंशन is the change in length, area or वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल कह लें या सब्सटेंस कह लें, व्हेन इट इज, क्या करेंगे भाई, व्हेन इट इज हीटेड। यानी कि जब आप किसी मटेरियल या सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके हीटअप करने की वजह से उस सिस्टम या मटेरियल या सब्सटेंस की लेंथ में चेंज आ जाएगा, या उसके एरिया में चेंज आ जाएगा, या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो ये कहलाएगा थर्मल एक्सपेंशन। देखिए ना, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, आपने उसको हीटअप किया तो सिस्टम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो इसका मतलब या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा, या उसके एरिया में चेंज आया होगा, या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो ये चीज कहलाती है थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है डेफिनेशन? अब जरा गौर करो कि यार ऐसा क्या हुआ है कि हमने हीट दी और सिस्टम एक्सपैंड कर गया, आखिर बीच में क्या हुआ है, तो रीजन क्या है इसकी? तो वो रीजन आपकी बुक ने अगली 2 लाइनों में यहां पे मेंशन की है, मैंने यहां पे लिख रखी है। अब इसको जरा समझे डायग्राम से। ये आपके पास वो सब्सटेंस है। अब जब आप इस पे हीट अप्लाई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर। अभी ये सुकून में है, बस हल्के फुल्के हिल रहे हैं। लेकिन जब आपने इस पे हीट अप्लाई की, इसको चूल्हे पे रखा, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स आपको सारे नजर आ रहे हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? अब जब आप टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये तेजी से इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है बेटे,
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वी आर है स्पीड और इन पार्टिकल्स का मास भी है। तो इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ गई, मतलब कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये तेजी से इधर उधर मूव करेंगे और स्प्रेड आउट होंगे। तो जैसे ये स्प्रेड आउट हुए तो सिस्टम क्या कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। तो ये है बेटे असल चीज, मतलब इसकी रीजन कि सिस्टम एक्सपैंड क्यों करता है। यहां तक क्लियर है? अब ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। देखिए मैंने यहां पे क्लियर कर दिया कि टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, तो पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सब्सटेंस या मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है? नॉन ऑफ दीज। तो आपने यहां पे देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन भी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, साथ में रीजन वाला एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। अब दूसरी बात इसके खिलाफ है कि अब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटे, डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को क्या करेंगे अब, डिक्रीज करने का मतलब ये है कि आप सिस्टम को कूल कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो ना, तो सिस्टम को कूल कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे? नहीं, जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं सारे ये एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ये करीब आएंगे तो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब जब हम कहेंगे कि व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, या कह लें टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, एक ही बात है, इट्स पार्टिकल्स लॉस एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर कॉजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। वो थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब सिस्टम को कूल करोगे एनर्जी लॉस होगी या कह लें डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, देख सकते हो। तो ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस फेनोमिना इज नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब इस केस में करंट एनर्जी कम हो रही है, इस केस में करंट एनर्जी बढ़ रही है। तो बेटे इसी के साथ दो एमसीक्यूज और करेंगे कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे पार्टिकल्स की बढ़ गई, तो ये तेजी से इधर उधर मूव करेंगे। तो ये क्या है, क्या है, एम्पलीट्यूड के मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस। तो ये जो बेसिकली इनकी वाइब्रेशन है, यहां पे ये तेज तेज है। इसका मतलब यहां पे आप कहेंगे कि भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ये भी आपका एमसीक्यू हो गया। और इधर आपने टेम्परेचर को क्या किया है भाई जवानों, टेम्परेचर को कम किया है, कूल कर रहे हैं सिस्टम को। तो टेम्परेचर के कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है यहां पे, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इस केस में बेटे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपके दो एमसीक्यूज और हो गए। ले जी, यहां तक चीजें क्लियर है। अब चलते हैं आगे। बुक से अगर आपने निशान लगाने हैं तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। असल चीज ये है, ठीक है। तो अब थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। ले जी, इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखो जो हम पीछे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना, अभी आपको समझाया है, ये थर्मल एक्सपेंशन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। वैसे तो और भी दो चार है, लेकिन इस टॉपिक को देखते हुए आप कहेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल तो बहुत सारे हैं ना, डिफरेंट किस्म के। तो इसका मतलब उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और नंबर टू, स्टील है, देखें आयरन है, गोल्ड है, तो हर एक की नेचर पे ये थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करेगा अलग अलग। उसके बाद दूसरी चीज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज साइज। अगर आपने बहुत बड़ा साइज ले लिया और नीचे से हल्की सी हीट दे रहे हो और अब आपको यार ये तो सिस्टम एक्सपैंड ही नहीं कर रहा, अब क्यों करे, आप इतना बड़ा मटेरियल लेके बैठे हो और हल्की सी थोड़ी सी नीचे हीट दे रहे हो। तो ये इसीलिए डिपेंडेंस आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट में और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अब ये जो आपके पास है ना एक्सपेंशन, ये तीन तरह की होती है। एक लीनियर, ठीक है, दूसरी सरफेस और तीसरी वॉलमेट्रिक। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो सरफेस एक्सपेंशन है वो आपके सिलेबस में आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरी है वॉलमेट्रिक एक्सपेंशन, वो आपकी बुक में है, वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर का मतलब 1D, लीनियर का मतलब 1D, सही है, स्ट्रेट लाइन। तो अब आप यहां पे देखें कि इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड, कोई आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, मेटल है, उसकी लेंथ में अगर चेंज आ जाता है,
उसके ऊपर हीट अप्लाई करने से तो ये कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फिर से सुने कि अगर आपके पास एक रॉड है, सपोज करें आपके पास एक मेटल का रॉड है, उसकी लेंथ क्या है ओरिजिनल एल नॉट, सही है। अब आपने इस पे क्या किया बेटा, टेम्परेचर अप्लाई किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ये देखें, पहले लेंथ क्या थी ओरिजिनल एल नॉट, फिर आपने यहां पे हीट अप्लाई की, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इस रॉड की लेंथ में चेंज आ गया, तो ये क्या है, डेल्टा एल। तो देखो ना, पहले इतनी थी, अब उसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो लेंथ में चेंज जब आ जाए, पीछे देखें, है ना थर्मल एक्सपेंशन, तो अगर लेंथ में चेंज आ जाए तो ये कहलाएगी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। चेंज तो किसी किस्म का भी आ सकता है, वहां पे जनरल बात कर रहे थे। अब एक स्पेसिफिक केस है कि भाई अगर लेंथ में सिर्फ चेंज आएगा तो ये कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो हमने देखा यहां सिर्फ लेंथ में चेंज आया है, तो इसको कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो वही बात मैंने ऊपर लिखी है कि इफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, हीट करने से अगर किसी सॉलिड की लेंथ में सिर्फ चेंज आता है तो यह कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो वही फिर आप इसको जरा बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखेंगे, जो एग्जांपल यहां पे दी है उसी के मुताबिक थ्योरी खुद बनाते जाए, लॉन्ग आपका बनता जाएगा, सजता जाएगा। कंसीडर अ मेटल रॉड, हमने कंसीडर किया एक मेटल रॉड है, विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट। भाई ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है ओरिजिनल एल नॉट, और इस टाइम जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, टी नॉट, 0 डिग्री सेल्सियस समझ ले। उसके बाद कहता है व्हेन हीटेड अ टेम्परेचर टी, अब आपने इस पे टेम्परेचर टी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो। इट्स न्यू लेंथ बिकम्स एल, अब ये जो नई लेंथ आई है वो देखें एल है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इस लेंथ में क्या आएगा बेटे, चेंज आएगा। तो दे देखें, इट्स न्यू लेंथ बिकम्स एल, दस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अब हमने वो इंक्रीज निकालना है, क्योंकि आपने तो यहां इस लेंथ पे ये टेम्परेचर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये रॉड जो है ये गर्म होता जाएगा, तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वो लेंथ में चेंज ये है, इसी को कह रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए। अब मैथमेटिकली भाई कितना चेंज आया है, भाई अगर एक रॉड आपने लिया, उसकी लेंथ एल नॉट है, उसका टेम्परेचर टी नॉट है, फिर जब आपने उस पर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, उसका मैथमेटिकली फार्मूला तो हो ना, तो उस रॉड को क्या होगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिकली स्टार्ट करेंगे कि देखो सबसे पहले चेंज इन लेंथ, ये चेंज आया है ना हीट अप करने से, तो इसी चेंज को हम लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट। एल क्या है आपके पास, ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक। अब इस टोटल में से अगर हम इस एल नॉट ओरिजिनल को निकाल दें तो पीछे बेटे ये नहीं बच जाएगा, देखो ना, ये हमने टोटल ली, ये यहां पे टोटल, सही है। अब इस टोटल में से अगर मैं ये इतना हिस्सा निकाल दूं, ये वाला, पीछे ये वाला मिल जाएगा ना, तो इसी को तो कह रहे हैं चेंज इन लेंथ। तो ये देखें चेंज इन लेंथ क्या है, टोटल में से ये ओरिजिनल पार्ट निकाल दो, पीछे आपको वही चेंज मिल जाएगा। क्लियर। तो इसी को देखते हुए टेम्परेचर का फार्मूला बना लें, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। उसके बाद बेटे सो द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर चेंज इज डेल्टा टी। भाई इसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो फिर यहीं से एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं कि डेल्टा एल जो लेंथ में इंक्रीज आया है, मतलब कि चेंज इन लेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर की। जो बात ऊपर लिखी उसी को आपने मैथमेटिकल इक्वेशन एक बना, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान है। जो चीज समझाई उसी को मैथमेटिकल लिखा, वहां से दोनों का सम करके यहां पे आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है। तो मतलब इन दो के प्रोडक्ट पे चेंज इन लेंथ क्या है, डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बेटे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे और साथ में एक कांस्टेंट लेके आएंगे। तो यहां पे जो हम कांस्टेंट लेके आ रहे हैं ये क्या है, अल्फा। इसे कहेंगे बेटे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या कह ले कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। डिफरेंट इसके 2-3 नाम है, आगे पीछे वर्डिंग हो सकती है। आपकी बुक ने जो यूज किया है वर्ड वो है जी कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल। क्लियर। अब बेटे यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो कि भाई अल्फा क्या बुलाएं, अब इसको समझेंगे। तो अल्फा अपनी जगह पे
ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपको अल्फा का फार्मूला मिल गया है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या बुलाए हैं, वो ये है, जिसको आप कह सकते हो, देखो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये फ्रैक्शनल चेंज है ना बेटे, देखो डेल्टा एल ओवर एल नॉट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, और नीचे क्या आपके पास, टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं यहां से कि भाई ये अल्फा क्या बला है, हम यहां पे कहते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये है इस बात का मतलब। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब बेटे इक्वेशन 2 से अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं कि इस डेल्टा एल को लिख सकता हूं एल माइनस एल नॉट, जैसे स्टार्ट में किया था, ठीक है, वो लिख दिया। ये अल्फा एज इट इज, एल नॉट डेल्टा टी भी एज इट इज। अब यहां से मैं सिर्फ ओरिजिनल लेंथ टोटल वो एल निकालना चाहूं तो ये अपनी जगह पे, ये माइनस का एल नॉट इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब एल नॉट इस वैल्यू में भी है, इसमें भी है, तो एल नॉट को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा यहां से 1 और यहां से अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये भी आपके पास एक लेंथ का फार्मूला। अब ना यहां पे जरा गौर करें कि क्या आप अल्फा को इस तरह से याद रख लेंगे बस, कि भी हाँ ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आ गया, और फिर बुक के अंदर यहां पे जो टेबल दिया गया उसके अंदर इसके, यानी कि हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू भी दी गई है। देखो अगर एल्यूमिनियम का है तो फिर अलग वैल्यू है अल्फा की, अगर कॉपर है तो अलग वैल्यू है, अगर स्टील की है तो अलग वैल्यू है। ये रॉड किसी भी चीज का हो सकता है ना, तो इसका जो अल्फा होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो अगर ये स्टील का है तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इसका अल्फा होगा, इस तरह सिल्वर के लिए ये होगा, गोल्ड के लिए ये होगा। तो ये टेबल आपने याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी सर जी समझ नहीं आ रही, बस याद रख ले। तो इस अल्फा को समझो कि ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है हर एक मटेरियल की अलग अलग, ये वैल्यू क्या शो कर रही है, हमें समझ नहीं आ रही, याद तो हम कर लेंगे, तो इस चीज को समझो। तो इसका मैं आसान मतलब यहां पे बताता हूं, देखो अल्फा, इस फार्मूले को देखिएगा, अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। देखो अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, है ना, फार्मूले से डेफिनेशन बन गई, भूलेगा भी नहीं, और इससे सॉरी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब मैं समझाता हूं कि ये वैल्यू आप बेसिकली क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सपोज करें कि आपके पास ये एक रॉड है, स्टील का रॉड है, सपोज करें स्टील का एक रॉड है, बल्कि मैं लिख देता हूं यहां पे कि हम लेट करते हैं, जरा अल्फा को समझें जरा। ये एक स्टील का रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो अगर आपके पास स्टील का रॉड 1 मीटर जितना है, तो फिर जब आप उस पे 1 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो उसमें जितना इंक्रीज इन लेंथ आएगा या चेंज इन लेंथ आएगा वो आपका कहलाएगा अल्फा। ये है इस बात का मतलब। देखो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, अब हमने क्या किया, स्टील का रॉड पर यूनिट लेंथ लिया, कितनी लेंथ है, 1 मीटर। यहां तक ये बात मुकम्मल हो गई। आगे देखिए उस पे 1 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई किया, तो फिर आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज इन लेंथ। वो इंक्रीज इन लेंथ क्या है, वो यही अल्फा है। फिर से समझें कि अगर स्टील के रॉड की 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर जितना अपना स्टील का रॉड ले लिया, अब जब आप उस पर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो उसमें जितना इंक्रीज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, वो कहलाएगा आपका अल्फा। तो वो ये इतना है, इतना। तो आप जाके ले स्टील का 1 मीटर का रॉड, फिर उस पर 1 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करें, तो जो आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा इंक्रीज इन लेंथ का, वो ये होगा। तो ये है अल्फा। इसी तरह से अगर आप सिल्वर का ले ले, गोल्ड का ले ले, एल्यूमिनियम का ले ले, तो 1 मीटर का रॉड लेंगे, उस पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो जो उसमें इंक्रीज इन लेंथ आएगा अल्फा होगा। वो अगर एल्यूमिनियम है तो इतना होगा, अगर कॉपर है तो इतना होगा, अगर स्टील है तो इतना होगा, अगर सिल्वर है तो इतना होगा। अब समझ आई कि ये वैल्यू क्या है। तो इस तरह से आपने चीजों को थोड़ा सा समझना है, डायरेक्ट चीजें याद नहीं करनी। अब ये कभी भी आपको चीजें भूलेंगी नहीं। मैंने क्योंकि देखें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर किया, एक एक चीज समझाई है, तो इस तरह से आपने टॉपिक को तैयार करना। और अगर लॉन्ग आ जाए तो आप यहीं से इस तरह से पूरा लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बेटे मैंने आपको एंड पे यहां पे लिखे हुए एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के लिए आप ये टेबल तैयार करेंगे। अब इसमें अगर सारा टेबल तैयार नहीं हो सकता
तो जल्दी से नोट कर लें। एल्यूमिनियम के लिए लाजमी याद रखेंगे अल्फा की वैल्यू, और कॉपर के लिए याद रखेंगे, स्टील के लिए याद रखेंगे, उसके बाद गोल्ड के लिए लाजमी याद रखेंगे, और उसके बाद टंगस्टन के लिए याद रखेंगे, और कंक्रीट के लिए याद रखें, और एक ग्लास के लिए रख लें। 3-4 के अलावा मैंने बाकी बताई है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए फिर से रिपीट कर देता हूं। एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, गोल्ड, टंगस्टन, ग्लास पहला, ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी कंक्रीट। ये आपने लाजमी वैल्यूज याद रखनी है, यहां से एक एमसीक्यू आएगा। अब हम पढ़ेंगे जी थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में रहते हुए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि जब आप किसी मटेरियल पे हीट अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, तो ये कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब अगर आपने किसी सब्सटेंस पे हीट अप्लाई की और उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो ये कहलाएगा बेटे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो जहां जहां अल्फा यूज कर रहे थे ना, वहां अल्फा को हटा के बीटा यूज करो, सारी वही मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अलग अलग से भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी आ सकते हैं, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए कि भाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें 3D, वहां 1D, क्योंकि रॉड की लेंथ 1D आप डिस्कस कर रहे थे। अब आपके पास क्या है 3D। 3D की एग्जांपल क्या है, आप एक क्यूब बना ले, ये आपके पास बेटे 3D की एग्जांपल है। ये बस यही छोटा सा फर्क है, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पीछे आपने पढ़ ली है, समझ ली है, ठीक है। इस तरह से ये आप क्यूब बना लेंगे, तो ये आपके पास क्या है 3D की एग्जांपल है। ले जी, तो मतलब अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब कोई मटेरियल है, तो उस पे 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा, ये कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि जिसे हम नाम देंगे बीटा का। बस ये चीज याद रखें, बाकी सारा कुछ वही है प्रीवियस स्लाइड वाला। ले जी स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, क्योंकि हम सॉलिड का केस ले रहे हैं, आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आगे आ जाएंगे, लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगी, लेकिन अभी हम सॉलिड के केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस। अब आपने 1 मीटर क्यूब लिया, कोई मटेरियल है, सब्सटेंस है, अब इस पे देखे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके वॉल्यूम में क्या आ गया चेंज। उसी को तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस, दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। समझ आ गई, डेफिनेशन क्लियर है। चलें जी आगे देखें। कहता है सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये एक सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटे वी नॉट, एट अ टेम्परेचर टी नॉट, और इस पे अभी टेम्परेचर हमने इंक्रीज नहीं करना स्टार्ट किया, उस टाइम इसका टेम्परेचर क्या है टी नॉट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मान लो। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी, अब हम इसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या है बेटे टी। अब कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमने अप्लाई कर दी है, तो इट्स न्यू वॉल्यूम बिकम्स, तो इसका जो नया वॉल्यूम होगा वो बेटे क्या होगा, उस वॉल्यूम को क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा ना, तो उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो होगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखें टोटल वॉल्यूम, उसमें से जो पहले वाला ओरिजिनल वॉल्यूम था वो निकाल दें, तो आपको चेंज मिल जाएगा। वो जो वॉल्यूम में चेंज आया होगा टेम्परेचर के अप्लाई करने से, उसी को निकालना है ना भाई, कितना चेंज आया है। पहले मान लो कि ये था, अब जब आपने टेम्परेचर अप्लाई किया, तो इसमें हल्का फुल्का कुछ चेंज आएगा ना, थोड़ी सी डायग्राम इस तरह से बना लीजिएगा, तो ये जो चेंज आया है इसको निकालें। तो वो चेंज कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल सॉरी टोटल, यानी कि V चेंज आने के बाद जो टोटल है वो वॉल्यूम, उसमें से जो पहले वाला इनिशियली ओरिजिनल था उसको निकाल के फेंक दे, बाकी जो आपको पीछे मिलेगा वो आपका चेंज। तो उसी फार्मूले को यूज किया जैसे लेंथ के अंदर फार्मूला यूज किया था। अब देखें एंड राइज इन टेम्परेचर, तो इसी को देखते हुए टेम्परेचर का फार्मूला बना लें। अब अगली बात बेटे, द इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V, जिसको हम कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम, is the directly proportional to its original volume and the temperature change delta T। ये जो आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम आया है, ये बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना, किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के, और इसके साथ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी के, और दोनों के प्रोडक्ट के। तो फिर हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड द चेंज इन टेम्परेचर। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह से लेंथ के लिए की है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे। तो फिर याद रख लो, कोई भी नाम यहां पे रख सकते हो, आपकी बुक ने जो नाम यूज किया वो है बीटा, आप गामा भी यूज कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो, कांस्टेंट ही है ना। लेकिन यहां पे जो बुक ने यूज किया है कांस्टेंट वो है बीटा। बीटा अब आप याद रखेंगे वो होगा
वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। याद होगे बेटे? तो ये आपके पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से देखो, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा वी को वी माइनस वी नॉट, वही बात है, ये वैसे का वैसे। अब यहां से वी निकालो, भाई ओरिजिनल का भी तो नहीं पता ना, जो टोटल हमारे पास है, ओरिजिनल तो हमारे पास है वी नॉट, लेकिन जो टोटल है वो नहीं पता, उसको निकालो। तो टोटल आपके पास क्या है वी, तो वी अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का वी नॉट इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो वी नॉट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अब यहां से वी नॉट कॉमन ले ले, अंदर यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे जब आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम की भी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, वो पुट करेंगे, बीटा भी पुट करेंगे, डेल्टा टी भी पुट करेंगे, तो आपके पास वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम को फाइंड करने का ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब डेयर स्टूडेंट्स इसमें बीटा क्या बला है, तो मैं पहले बता चुका हूं बोल के, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी गौर से सुना करो, मैं एमसीक्यूज भी बोल जाता हूं। अगर आपकी तवज्जो होगी, लिखा हुआ सिर्फ ना देखें, समझें, और फिर मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर करें, फिर वो चीजें साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें बीटा क्या बला है भाई? बीटा है कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इस बीटा को निकालो, कहां से कैलकुलेट करेंगे? इस फार्मूले से, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, बीटा अपनी जगह पे रहने दो, ये वाली जो चीज है बेटे, ये क्या हो रही है सारी, ये हो रही है मल्टीप्लाई, इसके नीचे आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो डेल्टा वी के नीचे आके डिवाइड हो, ये बन गया बेटे बीटा का फार्मूला, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां से अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। देखो, डेल्टा वी ओवर वी नॉट क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये डेफिनेशन बन गई है। हाँ, अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज से नहीं करनी तो फिर एक और तरीका भी बताया था, जैसे लीनियर में बताया था, वो भी आप यहां से समझ सकते हो कि भाई बेटा क्या बुलाए है, किसकी भी कुछ वैल्यूज होंगी ना, हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे अल्फा के लिए हर मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज थी, उसी तरह बीटा की भी अलग अलग होंगी। तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी ना कि वैल्यू कैसे आई है। उस चीज को समझने के लिए आप यहां पे लिख सकते हो कि बीटा क्या है बेटे? बीटा है जी इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करनी है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट, ओरिजिनल वॉल्यूम लिख ले या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये देखें क्या लिखा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं राइज इन टेम्परेचर। बढ़ेगा ना तो तभी से चेंज आएगा। तो ये इस फार्मूले से आप ये वर्डिंग जब बनाते हैं ना, तो आपको समझ आ जाती है कि वो जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है। अब देखो, सपोज करो आपके पास एक स्टील का क्यूब है, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो एक स्टील का क्यूब है 1 मीटर क्यूब, यानी कि कोई स्टील का मटेरियल जो कितना है बेटे? 1 मीटर क्यूब। अब जब आप इसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो वो करेंगे जी 1 केल्विन, सॉरी टेम्परेचर अप्लाई करेंगे 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मीटर क्यूब पे जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसमें जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा वो कहलाएगा बीटा। बात समझ आई? तो जो चीज लिखी है उसके मुताबिक समझाई है बात। सर जी वो जो फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा? तो देखो, मटेरियल कौन सा है? स्टील। तो जब स्टील के 1 मीटर क्यूब पे 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम जो आएगा वो कहलाएगा बीटा। और वो कितना होगा? वो होगा बेटे स्टील के लिए, याद रख ले, 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 पर केल्विन, ये उसका यूनिट है, ये होगा बीटा। अब समझ आई ना ये वाली बात? तो इस तरह से चीजों को समझ के करना है। अब फिर अगला पॉइंट याद रखें बेटे, अच्छा ये तो हम सॉलिड का केस ले रहे हैं, इस तरह से आगे लिक्विड का भी आएगा, गैस का भी आएगा। तो जो बेसिकली एक्सपेंशन है ना वो सबसे ज्यादा होगी गैस के केस में, ये एमसीक्यू आपने याद रखने हैं। और फिर उससे कम थोड़ी सी होगी किस में बेटे? लिक्विड में। और फिर सबसे कम एक्सपेंशन किस केस में होती है? सॉलिड के केस में होती है। और यहां पे एक चीज और भी नोट करें,
ये जो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था ना पिछली स्लाइड में अल्फा, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी चल जाता है, उसके लिए कुछ ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपके पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, इसमें अल्फा के कंपैरेटिवली आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ये चीज नोट कर लें, सही, इसमें टेम्परेचर ज्यादा जरूरत पड़ता है। ले जी अगली बात, इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न एज द टेम्परेचर। यहां पे मैंने वर्डिंग पूरी नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बुक से बताता हूं, ये क्योंकि एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए हिंट दे दिया है। यहां से देखिएगा, कहते हैं इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न एज द टेम्परेचर राइजेस ईच एटम पुशेस स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट एंड नेबर ड्यू टू द इंक्रीज्ड इन वाइब्रेशन। मतलब मैं समझाता हूं, ये देखो, कहता है सॉलिड के केस में ना, क्योंकि एटम्स होते हैं टाइटली बाउंड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता। तो जब आप उसको हीट अप करेंगे तो उनके बीच में स्पेस तो है नहीं, वो फिर अपने नेबरिंग यानी कि जो हमसाए वाले एटम्स होंगे, वो एक दूसरे को ऐसे करेंगे, चलो परे हट यार, ठीक है, जैसे हीट मिल रही है तू भी परे हट, वो थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वो फिर जितना उनसे हो सके, सॉलिड का केस है ना, तो इसमें एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस ज्यादा नहीं होती, इस वजह से ये हल्का फुल्का वाइब्रेट करेंगे, और जिसको जितनी जगह मिलेगी वहां पे वो ऐसे 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 वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब सॉलिड के केस में भी वाइब्रेशन है, यानी कि एक्सपेंशन हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी हुई है। बात समझ आई? तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, यहां तक ये बात यहां पे नोट कर लेते कि जैसे मैंने लिखा हुआ ना एमसीक्यूज है, यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। फिर उससे नीचे वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली सिंस। अब सिंस कब यूज करते हैं, जब आपको एक चीज बताई गई हो, जिस चीज का पता हो, उसको दोबारा मेंशन करने से, लिखने से पहले सिंस लगा दो कि भाई हम ये बात जानते हैं। अब क्या आप ये बात जानते हो, देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड्स, द स्ट्रक्चर एक्सपैंड्स आउटवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि नहीं, भाई शुरू से यही बात पढ़ाई है कि जब आप हीट अप्लाई करेंगे मटेरियल पे, तो उसके पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो तेजी के साथ इधर उधर मूव करेंगे, मतलब स्प्रेड होंगे, फैलेंगे, आउटवर्ड, स्प्रेड आउट मैंने वर्ड भी यूज किया था। तो जब वो फैलेंगे तो ही सिस्टम एक्सपैंड करेगा ना, तो स्प्रेड आउट। तो वो बात यहां पे लिखी हुई है कि देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड, कि जो सॉलिड के एटम्स हैं वो अंदर की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको रूम ही नहीं मिल रहा, उनको कोई जगह ही नहीं मिल रही, स्पेस ही नहीं मिल रही कि वो अंदर जाए। वो आउटवर्ड निकलने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेट करते करते आउटवर्ड पुश करेंगे। तो ये बात उन्होंने लिख दी। अब सवाल यहां पे जो समझने वाला ना, उसको जरा पिक करने की कोशिश करें। आप तो याद कर लोगे, सवाल समझो। सवाल ये आया बेटे, आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर जी चलो ठीक है, ये बात हमें समझ आती है कि भाई उन बीच में स्पेस नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की तो होगी ना, थोड़ी बहुत तो होगी, तो वो इनवर्ड क्यों नहीं करेंगे, आउटवर्ड ही क्यों करेंगे? कोई पीछे वजह भी तो हो ना। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये आपके पास सपोज करो एटम्स रखे हुए हैं, सही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे के साथ साथ पड़े, ये सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए। अब यहां पे ये एटम पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, देखो टाइटली बाउंड हुए पड़े, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब आप मान लेते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जब आप हीट अप्लाई करेंगे, मतलब आपने आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वे ये वाला जो एटम है ना, वो कहता है कि ये इधर निकलेगा, स्प्रेड आउट होगा, इधर कोशिश करेगा बाहर की तरफ निकलने की। और भाई अगर इधर निकलने की कोशिश करेगा तो इधर क्यों नहीं आ सकता, इधर चोर बैठे हैं, डाकू बैठे हैं जो इसको फायर मार देंगे, क्या मसला, इसे दुश्मन बैठे हैं, इधर निकलेगा, इधर क्यों नहीं निकलेगा? तो ये सवाल है। ठीक है, उन्होंने लिख दिया, लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ सोचो ना कि भाई अंदर क्यों नहीं जाएगा। तो जितना इधर जा सकता है उतना उतना ही इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक तो रीजन इसकी यही फिकी रीजन यही है कि भाई सॉलिड का केस है, ये एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं, तो इनवर्ड तो ये जा ही नहीं सकते, इनको स्पेस ही नहीं मिलेगी, ये आउटवर्ड ही जो है ना स्प्रेड होंगे। लेकिन ये फीका आंसर है। असल आंसर इसका ये है कि देखो, जो हमारे पास इसकी कर्व आती है ना, जो हमारे पास कर्व आती है वो ये आती है इस तरह से। देखो, ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इन एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, वो ये आर आ गया।
और फिर आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि एनर्जी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमने एनर्जी ले ली, तो ये एनर्जी आ गई, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। अब इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि भाई वो अंदर की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। वो जरा समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, डायरेक्ट चीजें नहीं बताएंगे। अब सपोज करो कि आपके पास पहले एनर्जी है जी -20, अब वो बनती है यहां पे, ठीक है। आपने इतनी एनर्जी अप्लाई की, पॉइंट आ गया यहां पे। अब ये आपका सारे का सारा क्या है जी, अंदर का डिस्टेंस, और ये सारा बाहर का डिस्टेंस है। अब आप 20 से ले लें -10, अब -10 का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, और भाई माइनस में वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना ही आंसर बड़ा आएगा ना। तो अब इसका मतलब एनर्जी यहां पे बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ी तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो एक इस कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया ये, और इसके बिल्कुल सामने आ गया दूसरा यहां। अब इससे क्या पता चला कि जब आपने एनर्जी बढ़ाई तो ये जो अंदर का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ये है कम, ये देखो ये इतना है सिर्फ, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो ज्यादा है, और ये बाहर वाला है। बात समझ आ रही है। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाई, तो जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है अंदर का वो देखो इतना है, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो ये इतना है। तो अब आप एवरेज निकालो, इसमें से इसको निकाल दो तो पीछे ये बचता है, ये भी तो अच्छा खासा है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये स्प्रेड होंगे बाहर की तरफ। ये देखें, एक्सपेंड्स आउटवर्ड। अब बात समझ आई कि ऊपर से गुजर गई है। जवानों इसको समझो। देखो एनर्जी आपने इंक्रीज की, कैसे इंक्रीज की, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहां पे ये है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अंदर वाला, वो बनता है इतना, कर्व पे देखो ना वो इतना बनता है, और उसी एनर्जी पे ये बाहर वाला डिस्टेंस है, हमने लेना है एवरेज। एवरेज निकालोगे तो इसमें से ये निकाल दो तो पीछे ओवरऑल इसका इफेक्ट ज्यादा बचेगा ना, जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो फिर भी बच जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल एवरेज की हम बात करते हुए ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल्स जो है ना ये स्प्रेड आउट होंगे, स्प्रेड आउट अपना एक्सपैंड करेंगे आउटवर्ड। ठीक है जी। तो इसीलिए ये लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं कि भाई ये आउटवर्ड ही क्यों एक्सपैंड करेगा, ये इनवर्ड क्यों नहीं कर सकता, तो आप इसकी रीजन क्या दोगे। अगर ये एमसीक्यू बन के आ जाए तो फिर आप क्या इसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो फिर याद रखिएगा इसका आंसर या फिर एमसीक्यू में जो ऑप्शन आएगी ना वो आएगी सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक या बाकी इस तरह से कोई शेप की आएगी। तो आपने यहां से देखा ये सिमेट्रिक ग्राफ तो नहीं है ना, ये अनसिमेट्रिक है। तो आप यही रीजन देंगे कि भाई ये आउटवर्ड इसीलिए मूव करेंगे या एक्सपैंड करेगा सिस्टम, क्योंकि जो आपका ग्राफ है इसका वो अनसिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर होता ना सिमेट्रिक इस तरह का, ये इस तरह का, फिर आप बात कर सकते थे कि ये जितना बाहर निकलेंगे उतना ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ग्राफ अनसिमेट्रिक है, इसीलिए आपने ये रीजन देते हुए ये जवाब देना है। लो जी आखिरी बात, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारी बातें खत्म हो गई। अब आपने यहां पे एमसीक्यू ये तैयार रखना है कि भी अगर आपको सपोज करो वो अल्फा की वैल्यू दे दे, मान लो कि अल्फा उसने दे दी है 3.4, लेट कर रहा हूं। अब आपसे कहता है बीटा निकालो कितना होगा, या वो आपको बीटा दे दे, सपोज करो दे देता है 4, आपसे कहता है अल्फा कितना होगा। तो अल्फा भी पढ़ लिया, बीटा भी पढ़ लिया, तो इसीलिए इन दोनों का जो रिलेशन है वो याद रख लो, वहां से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो जो बीटा होगा ना ये होगा 3 अल्फा के इक्वल। बस ये एक छोटी सी इक्वेशन याद रख लो कि बीटा बराबर होगा 3 अल्फा। अब वो अगर अल्फा देता है, बीटा निकालना हो तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा बता सकते हो। अगर आपको अल्फा निकालना हो, बीटा की वैल्यू वो दे दे तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आप बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा निकाल सकते हो। तो इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी याद रखिएगा। ले जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। बेटे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हमने यहां तक डिटेल में डिस्कस की है। अब हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो बेटे टाइटली बाउंड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे वो करेगा, कहता है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप इस लिक्विड पे टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, मतलब कि आप इसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये बात एमसीक्यू के लिए आपने याद रखनी है कि जब आप लिक्विड को हीट अप करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ठीक है, किस वजह से भाई, आगे उसने रीजन बता दिया, बिकॉज
द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, यानी कि जब आप इसको हीट अप करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, मतलब ये तेजी के साथ इधर उधर मूव करेंगे। बात समझ आ रही है बेटे? कॉजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट एंड टेक अप मोर स्पेस, और इनको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इनको यहाँ पे एक दूसरे के बीच में स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, तेजी के साथ ये इधर उधर मूव करेंगे। बात समझ आई? कहता है लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा है, क्योंकि सॉलिड के केस में तो हमने यही चीज याद रखनी है कि भाई वहां पे जो सॉलिड जो है वो एक डेफिनेट शेप रखता है, लेकिन जो लिक्विड है ना डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड को कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन देयर टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रैंडमली ऑल डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, उनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विड जो है डेफिनेट शेप का वॉल्यूम नहीं रखता। ले जी, उसके बाद अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है द डिग्री टू विच अ लिक्विड, अब इसको शॉर्ट के लिहाज से भी याद रखिएगा और एमसीक्यू भी बन सकता है, यहां तक ये आपने पहले याद रखना है। द डिग्री टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड्स डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि जो आपके पास लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है इसकी जो डिग्री है वो डिपेंड करती है बेटे किस पे? स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मतलब कि बीटा पे डिपेंड करती है। अब वो बीटा कहां पे है वो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। ठीक है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नॉट इनटू डेल्टा टी, तो यहां से बेटे आप बीटा निकाल लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा जी वी नॉट इंटू डेल्टा टी। ये हम ऊपर भी आपको फाइंड आउट करवा चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये बीटा आ जाएगा जिस पे आपके पास है लिक्विड एक्सपैंड करेगा उसकी डिग्री डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। अब वो कहता है वेयर, इसमें जो डेल्टा वी है ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। बीटा क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और वी नॉट क्या है? इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम लेंगे वो उसको हम वी नॉट से डिनोट करेंगे। एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज, ये जो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर है बेटे? अब इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझेंगे। तो जो कॉमन एग्जांपल ली जाती है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड के केस में वो है बेटे आपके पास फ्लास्क की, यहां पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, डायग्राम ये आप जरूर बनाएंगे अगर ये टॉपिक आता है तो। अब इसमें देखेंगे हमारे पास सारा इसके अंदर लिक्विड भर दिए गए, यहाँ पे एक ट्यूब है। वो क्या कहता है? कहता है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एज सीन इन फ्लास्क व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, जब आप इस फ्लास्क को देखें यहां से हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, यहां से अब आप इसको क्या कर रहे हैं बेटे? हीट अप कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कहता है द ग्लास एक्सपैंड्स लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड्स लेवल फ्रॉम ए टू बी विच इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क ए बी, यानी कि जब आप इसको हीट अप अभी करना स्टार्ट करेंगे ना तब जो इसका लेवल होगा ना वो बेटे कहां से कहां तक होगा? वो होगा ए टू बी, यानी कि ए टू बी यहां से ये ऐसे डिक्रीज करेगा। पहले तो फौरन ऊपर जाएगा ना, फिर उसके बाद आपको डिक्रीज करता हुआ ऐसे दिखाई देगा और आप कहेंगे हैं हम तो बॉडी को हीट अप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो जो लेवल है वो तो हमें नजर आ रहा है डिक्रीज होते हुए। ये क्या कहानी चल रही है? इसको तो इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। बेटे वो शुरू में ही आपको नजर आएगा जब आप अभी हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, जब थोड़ा बहुत इसको हीट मिल जाएगी ना उसके बाद ये फिर रियल एक्सपेंशन होगी, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से ये एक्सपैंड करेगा, वो आगे बात ये वाली करेगा। ठीक है, यहां तक सिर्फ आपको स्टार्ट में शो चीज होगी वो उसने यहां पे मेंशन कर दी है। अब वो कहता है एज द लिक्विड हीट्स अप, अब देखो एज द, जैसा कि लिक्विड हीट्स अप, लिक्विड हीट अप होता जाएगा, इट एक्सपैंड, ये फिर एक्सपैंड करेगा, एंड द लेवल राइजेस बी टू सी विच इज नोन एज रियल एक्सपेंशन ऑफ बी सी, फिर जो है ना आपको यहां पे एक्सपेंशन नजर आएगी रियल, और वो कौन सी होगी? बी टू सी, ये वाली, ये इस तरह से फिर आपको एक्सपेंड होता हुआ यहां पे दिखाई देगा, जिसे हम कहेंगे बेटे रियल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब जैसे ही लिक्विड हीट अप होगा उसके बाद आपके पास रियल एक्सपेंशन आएगी जो कि होगी बी टू सी, आप यहां पे ये ग्राफ के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज शो हो रही है। क्लियर है बेटे? बहुत ही आसान बात कर रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि वेयर ए सी इज एन अपेरेंट एक्सपेंशन, वो जो स्टार्ट में आपको नजर आया ना तो वो आपके पास क्या है बेटे? ए सी तक वो जो लेवल नजर आया उसको हम कहेंगे अपेरेंट एक्सपेंशन हुई है। ठीक है ना, फर्जी एक्सपेंशन है, हकीकत में नहीं है, किसी वजह से बस वो एक्सपेंशन वहां पे शो हुई है। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, द रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। जो रियल एक्सपेंशन होगी बी सी वाली जो आपको हकीकत में वहां पे नजर आएगी
वो कहता है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए देन द अपीयरेंट एक्सपेंशन। और अपीयरेंट एक्सपेंशन आपके पास कौन सी है बेटे? वो है ए सी। बात समझ आई? तो ए सी प्लस ए बी दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रियल एक्सपेंशन आ जाएगी और वो होगी बी सी। तो वाकई बी सी को बड़ा होना चाहिए। तो यहां से पता चल गया कि बी सी वाकई ए सी से क्या है? ग्रेटर। क्यों? क्योंकि देखो ए सी के अंदर कोई चीज आपको ऐड करनी पड़ रही है। ए सी के अंदर कोई चीज ऐड करोगे तो बी सी के बराबर आओगे ना। तो इसका मतलब जो रियल एक्सपेंशन है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी अपीयरेंट एक्सपेंशन से। बात समझ आ गई जी? तो यहां तक ये छोटा सा टॉपिक था, एंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिडबिट इंफॉर्मेशन है बेटे, इसको देखें। कहता है लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ये बात हम जानते हैं कि भाई लिक्विड जो है ना वो एक फिक्स्ड शेप नहीं रखता। सो दे एक्सपैंड मोर फ्रीली देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरेटिवली जो है ना ये जो लिक्विड है ये ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। दैट इज वाई, यही वजह है, वी शुड नॉट फिल अ बोतल ऑफ वाटर टू टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट। तो बोतल के अंदर जो पानी है उसको ठंडा करने से पहले हम उसको टॉप तक फिल नहीं करते। अगर टॉप तक फिल करेंगे तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्रैक होने के। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन याद रखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। पहले हमने सॉलिड में डिस्कशन की, थर्मल एक्सपेंशन की, फिर लिक्विड में डिस्कशन की, फिर अब हम गैसेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहीं पे एक छोटा सा पहले एमसीक्यू याद रखें कि जो एक्सपेंशन है ये बेटे सबसे ज्यादा किस केस में होगी? गैसेस के केस में होगी। वजह, क्योंकि जब हम गैस के केस को डिस्कस करेंगे तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस बहुत ज्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरेटिवली। जैसे आप हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ इधर उधर ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सही है? तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सपेंशन जो है ये गैस के केस में सबसे ज्यादा होगी। एरो ऊपर जाने का मतलब है सबसे ज्यादा होगी। और फिर इससे कम लिक्विड में और लिक्विड से कम सॉलिड में। तो सॉलिड के केस में एक्सपेंशन सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा लिक्विड में होती है, फिर उससे ज्यादा गैस के केस में एक्सपेंशन होती है। तो अब हम गैस में ही थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे देखें मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस ज्यादा है तो ये आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप हल्का सा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये फौरन फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वही बात यहाँ पे लिखेगा वो। देखें, कहता है व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। जब आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन सेम। तो जब आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन यहां पे याद रखिएगा वो कहता है एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन सेम। तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये तो वही बात आ गई जो चार्ल्स लॉ करता है। तो केमिस्ट्री की बुक में आप बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ के आए बैठे हैं। तो वो यही स्टेटमेंट नहीं थी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। उसी की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना हम। तो ये आगे भी आ जाएगा। तो बेटा यहां पे देखें, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस कहलाएगा। क्लियर है? तो ये उसकी स्टेटमेंट आ गई पहले। आगे कहता है एज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। जब आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ती जाएगी, वो तेजी के साथ इधर उधर मूव करते जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना। अब उसकी वजह बताएगा कि इसकी वजह क्या है। दिस causes the gas molecules to move faster and collide more frequently and forcefully with the walls of the container. Thus collision exert pressure on the container of the walls. जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये कंटेनर की वॉल्स के साथ आके टकराएंगे। तो इस कोलिजन की वजह से यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। बात समझ आई बेटे? अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कहता है अगर नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर हो फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा फिर आपके पास वही चार्ल्स लॉ वाली स्टेटमेंट आ जाएगी कि प्रेशर टू रिमेन्स कांस्टेंट। कि भाई चार्ल्स लॉ, ये देखें ये वही बात आ गई बेटे, दिस बिहेवियर अलाइंस विद चार्ल्स लॉ। ये जो आपके पास फ्लेक्सिबल कंटेनर आप लेके इस चीज को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट, तो वो बेसिकली चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट को आप फॉलो कर रहे होंगे। अब चार्ल्स लॉ क्या है? कहता है विच स्टेट्स दैट, ये शॉर्ट में आ सकता है बेटा, यहां पे मार्क कर लीजिएगा। विच स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे ना वही बात बेटे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है? तो अब उसके बाद आगे कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस
plays an important role in our daily life and various industries. For example, बस आप इसको लाइन को छोड़ दें, यहां तक करने के बाद ना आप बेटे एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। ये भी कोई एग्जाम्पल दें जिसमें हमें ये चीज नजर आए। तो उसमें सबसे पहली बुक ने जो एग्जाम्पल दी है वो है हॉट एयर बलून। ठीक है, ये जो गुब्बारों में आप हवा भरा के फिर उसको छोड़ते हैं, देखते हैं गुब्बारा ऊपर जा रहा होता है, छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, मोहल्लों में। तो ये उसकी सबसे पहले ये वाली एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे उसने डायग्राम में भी शो किया है, पहले इसको जरा पढ़ ले। कहता था एयर इनसाइड इज हीटेड, जब इसके अंदर बैलून के अंदर आप हवा भरेंगे तो वो क्या होगी, गर्म होगी। सही है, देखें ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें हीट अप नहीं कर रहे हम, तो ये बैलून स्प्रेड नहीं हो रहा, ठीक है ना, आउटसाइड की तरफ। ये देखें वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हा नहीं जल रहा ना, हीट नहीं दे रहे। यहाँ पे इसको हीट मिल रही है, तो देखें क्या इसकी शक्ल हो गई है। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है बेटे, बिल्कुल हो रही है। तो इस तरह से इसके अंदर गैस भरी जाएगी, जैसे इसको फिर यहाँ पे धागा बांध के छोड़ेंगे ना ऊपर, ये ऊपर जाएगा। क्यों जाता है उसकी वजह भी वो बताएगा। कहता है एयर इन साइड इज हीटेड, इसके अंदर जो हवा भरी गई है वो क्या है, गर्म, कॉजिंग इट टू एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर देन द कूल एयर आउटसाइड। अब इसके अंदर गर्म हवा है, बाहर इसके क्या है बेटे, सारी वो तो कूल एयर है, तो जिसकी वजह से बेटे ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो वो आपने इस डायग्राम में देख लिया। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली इसी तरह की आप सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, कार इंजन। अब कार इंजन में भी यही एग्जांपल फिट हो रही है कि फ्यूल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड क्विकली। मतलब फ्यूल क्या होता है, पहले सबसे पहले बर्न होता है, फिर वो प्रोड्यूस करता है हॉट गैस, हॉट गैस को प्रोड्यूस करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं उससे क्या होता है, किस तरह से गाड़ी चलती है। तो वो देखिए वो समझा रहा है कि भाई फ्यूल पहले बर्न होता है, फिर प्रोड्यूस हॉट गैसेस जिसका प्रेशर भी होता है, दैट एक्सपैंड क्विकली पुशिंग द पिस्टन एंड मेकिंग द व्हीकल मूव। अब यहां पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई, जिन्होंने फिर एक्सपैंड किया क्विकली, और फिर पुश किया बेटे किसको, पिस्टन को, क्योंकि पिस्टन लगे होते हैं ना दो, एंड मेकिंग द व्हीकल मूव, और फिर वो व्हीकल को मूव करने पे पुश करते हैं। ठीक है, वो पिस्टन उनको पुश करते हैं ताकि वो व्हीकल जो है ना वो मूव कर सके। अब यहाँ पे ये आपने एग्जांपल दे दी, बस यहीं तक बहुत है। तो ले जी, यहां तक इसको एंड करने के बाद आप कोई और अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन दो एग्जांपल्स बहुत हैं, तो बस यहां तक इसको कीजिएगा तैयार। इसमें शॉर्ट के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से इंफॉर्मेशन है। जो लाइनें मैंने यहाँ पे बेटे मार्क कर रखी है ना, सिर्फ यही याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस, यानी कि नताइज। तो वो क्या है, अब वो यहाँ पे शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो ये आप लॉन्ग के लिहाज से भी तैयार करेंगे, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जितना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो साथ साथ आप लिखेंगे भी सही। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम इस थर्मल एक्सपेंशन की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, क्या लें, एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले है जी आपके पास नंबर 1 पे थर्मोमीटर्स। अब बिल्कुल थर्मोमीटर्स के अंदर जो एक नैरो ट्यूब होती है, उसमें हमारे पास जो है ना थर्मल एक्सपेंशन हेल्प करता है बेटे टेम्परेचर को मेजर करने में। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, देखो कहता है इन थर्मोमीटर्स में थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ये हेल्प करता है टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नैरो ट्यूब में थर्मल एक्सपेंशन हमारी मदद करता है। अच्छा जी, नंबर 2 पे क्या है, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। ये अक्सर आप देखते हैं, फाटक बंद हो ना, तो कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं या रेल की पटरियां देखें आप, तो वहां पे ना हल्का हल्का गैप होता है। वो आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये वाला गैप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गैप है। ये गैप का होना जरूरी है, क्यों जरूरी है अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये रेल के पटरी के बीच में देखो ये गैप है, ये गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो काफी मामला खराब हो जाएगा। गैप होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो बताएगा। कहता है स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल्स, ये जो आपको पटड़ी नजर आ रही है ट्रेन की, वो कहता है ये स्टील की बनी होती है, ये स्टील के ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, एक्सपैंड ऑन अ हॉट डेज, गर्मियों के दिनों में ना ये एक्सपैंड कर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको हीट मिल रही है ना, तो स्टील हीट की वजह से एक्सपैंड करता है। ये बात याद रखिएगा, स्टील जो है ना ये बेटे हीट की वजह से एक्सपैंड करता ही करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। विदाउट रूम टू एक्सपैंड, अब अगर यहां पे ये रूम नहीं होगी, जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी, ये जो आपको नजर आ रही है वाली, तो फिर ये भी कैसे एक्सपैंड करेगा, ये तो एक्सपैंड नहीं कर सकेगा। फिर जिसकी वजह से ये उधर उधर जारी की बात है, यानी कि फोर्सेस जब अप्लाई होंगी, प्रेशर लगेगा,
तो फिर वो टेढ़ापन आ जाएगा, यानी कि ये एस शेप अख्तियार कर लेती है रेल की पटरियां। फिर जाहिर सी बात है, जब ट्रेन आएगी तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये गैप रखा जाता है, ताकि जब गर्मियों में एक्सपेंशन हो तो ये रेल की पटरियां टेढ़ी ना हो, बल्कि वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड होकर अपनी जगह बना ले और रेल की पटरी जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। बात समझ आई ना बेटे? अच्छा जी, आगे कहते हैं द ट्रैक्स में बेंड। देखो वही बात जो मैंने समझाई है। आर ट्विस्ट ऑफ फेनोमिना कॉल्ड संकिंग्स, यानी कि एस शेप इख्तियार कर लेना। तो ये जब आप गैप नहीं रखेंगे तो फिर गर्मियों में जब एक्सपेंशन होगी तो रेल की पट्टियां जो है ना वो इस तरह की एस शेप इख्तियार कर लेंगी। इससे फिर जाहिर सी बात है, ट्रेन जब आएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके फिसलने के, इधर उधर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज से हमने बचना है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप रेल की पटरियों में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, ताकि गर्मियों में जब एक्सपेंशन हो तो ये टेढ़ापन इनके अंदर ना आए, बल्कि ये सीधी रहे, वो यहाँ पे खला में वो जगह फिल हो जाए। क्लियर है बेटे? चलें जी, आगे चलते हैं। विच कैन कॉज ट्रेन डिटरमिन्स स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बेंडिंग। वही बात उसने करी है जो मैंने आपको समझा दी है। बस पहली दो लाइनों में मतलब पूरा हो जाता है, आगे करें ना करें आपकी मर्जी है। समझ आ गई? ठीक है जी। दूसरी भी आपके पास क्लियर होगी। थर्ड पे आ जाए जी, ब्रिज। अब ब्रिज में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज के अंदर ये स्पेस रखा गया है, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर ये नहीं होगा तो इसके क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजह भी वही, गर्मियों में। अब ये भी आपके पास स्टील, तो यहाँ पे गर्मी जब पड़ेगी तो एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन, अब स्पेस मौजूद नहीं है तो फिर टेढ़ापन आ जाएगा। जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रैक पड़ेगा। अब ये नहीं है कि पूरा ब्रिज टूट जाएगा, टूट भी सकता है, लेकिन ये है कि वो जो क्रैकिंग होगी ना, वहां पे हल्के हल्के ऐसे निशान पड़ जाएंगे, पता लगेगा कि यार ये गिरने वाला है, तो उसको हम क्रैक कहते हैं। तो वो क्रैक पड़ सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या रखा जाता है, हल्का हल्का स्पेस रखा जाता है, ताकि जब गर्मियों में एक्सपेंशन हो तो ये देखिए इनको जगह थोड़ी सी मिल जाए। जब जगह मिलेगी तो ये क्रैक नहीं हो। बात समझ आई ना बेटे? अब यही चीज वो यहां पे लिखेगा। कहता है ब्रिज हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन ज्वाइंट्स। एक्सपेंशन ज्वाइंट्स ये कहलाते हैं। दैट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर विदाउट ब्रेकिंग। टूटने टूटे बगैर, कहता है टूटे बगैर वो सर्दियों के मौसम में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ये देखिए अंदर अंदर आ जाएंगे, और गर्मियों में क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है, ताकि सर्दी और गर्मियों में ये अपनी एडजस्टमेंट कर सकें ज्वाइंट्स, बाकी जो है ना ये क्रैक ना हो। तो इस तरह से ब्रिज हमारा जो है ना वो सेव रहता है। लो जी, उसके बाद है मेटल लिड्स ऑन जार्स। आप कोई ग्लास का जार लें, उसके ऊपर मेटल की लिड यानी कि उसका ढक्कन चढ़ा दें। अब आप उसके अंदर, अगर आपके पास क्या है बेटे, गर्म पानी है, तो उसको आप जैसे जैसे हिलाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, तो वो भी एक्सपैंड करेगा, तो उसका जो ढक्कन है वो उतर के जा सकता है। तो इसीलिए बोतल पूरी ना भरे ना, उसको थोड़ा सा खाली रखें, ताकि एक्सपेंशन हो तो वो बीच में खला अपना पूरा कर सके। तो उस लिहाज से ये वाला नंबर 4 वाला पॉइंट भी आप डिस्कस कर सकते हैं, शुरू में बता दिया है जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली थी। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है आपके पास गैस कंटेनर्स। ठीक है, एरोसोल्स और प्रोपेन टैंक्स। अब ये भी आप घरों में अक्सर एग्जांपल देख सकते हैं, या फिर अगर नहीं देखी तो फिर भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन हम करेंगे वो जरा गौर से सुनिएगा बेटे। कहता है गैसेस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड, यानी कि जो गैस है ये नुमाया तौर पे फैलती है जब आप इसको क्या करते हैं बेटे, हीट अप करते हैं। गैस जो है ये नुमाया तौर पे फैलेगी जब आप उसको गर्म करेंगे। इफ कंटेनर्स आर एक्सपोर्ड टू हीट, अब उस कंटेनर को अगर आपने रखा हुआ है ऐसी जगह जहां पे गर्मी है बहुत ज्यादा, या कह लें कि उसको धूप में रखा हुआ है, सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, प्रेशर कैन बिल्ड अप। अब प्रेशर अंदर बिल्ट अप होता जा रहा है, उस टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इनसाइड एंड कॉजेज एक्सप्लोजन, जब इनसाइड उसका प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो फिर फटेगा, धमाका होगा। वार्निंग लेबल्स एडवाइस यूजर टू स्टोर, यानी कि जो वार्निंग लेबल्स होते हैं ये फिर यूजर्स को एडवाइस करते हैं टू स्टोर दीज कंटेनर्स अवे फ्रॉम द हीट। वो कहते हैं जहां पे गर्मी हो बहुत ज्यादा वहां से उसको कंटेनर को दूर रखा जाए। एंड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स आर ऑफन इंक्लूडेड, और जो आपके पास प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स होते हैं उनसे भी उनको कंटेनर्स को दूर रखा जाए। ठीक है, अगर दूर नहीं रखेंगे, गर्म जगह पे रखेंगे, तो फिर उस कंटेनर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से वहां पे धमाका हो सकता है, वो फट सकता है। अब ये आपके पास 5वें नंबर पे थी, ये भी आप देखते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद नंबर 6 पे आपके पास आ जाता है पाइप्स एंड प्लम्बिंग। अब ये जो प्लम्बर आपके घरों में आते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना यार पाइप लीक हो गया है,
या वाटर जो है ना, पानी जो है ना वो नहीं आ रहा या आ रहा है, तो प्लम्बर को बुला के ले आओ। तो अब ये वही पॉइंट आ गया, पाइप्स एंड प्लम्बिंग। ठीक है, तो प्लम्बिंग बेटे, अब यहाँ पे ना जो हम अपने घरों के वॉशरूम में, बाकी किचन में, इधर उधर जो भी हम पाइप लाइन बिछवाते हैं पानी के लिए, उस लिहाज से वो बात करेगा कि वहां पे भी जो ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे उनको अगर सही तरीके से ना रखा जाए, उसके बीच में लचक ना रखी जाए, तो वो भी क्या हो सकते हैं बेटे, लीक हो सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो वो उसका फिर नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो वहां पे भी थोड़ा सा हमें गैप रखना पड़ता है, ताकि सर्दियों में, गर्मियों में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की वजह से वो महफूज रह सके, वो क्रैक ना करे। तो वो बात यहाँ पे करेगा, कहता है वाटर पाइप्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो पानी वाले पाइप होते हैं ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सुकड़ भी सकते हैं, फैल भी सकते हैं। स्पेशली विद हॉट वाटर, जब उनमें से खासकर गर्म पानी गुजरता है, तब वो कहते हैं ज्यादा चांसेस होते हैं। दिस मे लीड टू पाइप बर्स्ट एंड आर ज्वाइंट्स लीक्स। इस तरह से उनके ज्वाइंट्स जो होते हैं पाइप के, वो भी लीक हो सकते हैं। और उसके बाद कहता है इफ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, यानी कि अगर उनको सही तरीके से अकाउंट ना किया गया हो, तो फिर वो उनके ज्वाइंट्स जो है ना वो लीक हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स एंड लूप्स आर यूज्ड इन पाइपिंग सिस्टम टू एब्सॉर्ब द मूवमेंट। तो उनकी जो एब्सॉर्ब मूवमेंट है, उसके लिए डेल्सन्स पाइप सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स और लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको एब्जॉर्ब मूवमेंट चाहिए सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम के अंदर, तो फिर आप वहां पे फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स और लूप्स को प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, तो फिर उनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उनके क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कह लें कि उनके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। ठीक है, इसलिए हर अरे गहरे प्लम्बर को ना बुला के ये पाइपलाइन बिछवाइएगा अपने घरों में, बल्कि आपने कोई अच्छे प्लम्बर को बुलाना है, ठीक है, जिसको इन चीजों का पता हो कि भाई यहाँ पे रखना है, गर्मी सर्दी के लिहाज से। ले जी, इसके बाद लास्ट इसकी एप्लीकेशन, और वो है जी नंबर 7 पे, कि हॉट एयर बैलून, जो कि अभी हमने पहले डिस्कशन की है इस पे, वही दोबारा यहाँ पे बता रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज टू मेक द बैलून राइज। ठीक है, हीटिंग द एयर इनसाइड कॉज टू इट टू एक्सपैंड रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी सो इट लिफ्ट द बैलून। यानी कि बैलून के अंदर आपने क्या किया बेटे, गर्म हवा भर दी। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर गर्म हवा भरेंगे, तो यहां पे देखें वो क्या कह रहा है कि ये एक्सपैंड करेगा, रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या करेगी बेटे, डिक्रीज। गर्म हवा आ गई, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब डेंसिटी के डिक्रीज करने की वजह से बैलून क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए, अंदर आपके पास क्या है, गर्म हवा, और बाहर क्या है आपके पास, कोल्ड एयर। तो अभी मैं पीछे ये चीज पढ़ा के आया हूं, तो उन्होंने यहाँ पे डायग्राम बना के उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अंदर ये देखें, वार्म एयर है, ये सारी उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये सारी ये जा रही है अंदर, फिर उसके मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। और बाहर इसके अराउंड जो है ना वो आपके पास क्या है, कूल्ड एयर है। तो यहाँ पे डेंसिटी कम होने की वजह से इसको लिफ्ट अप, यानी कि ये ऊपर की तरफ उठेगा। अब साइड इंफॉर्मेशन में बेटे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको क्लियर करते हैं। कहते हैं व्हाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर। यानी कि सर्दियों में आप ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उनको क्यों नहीं बांधते, बकल का मतलब बांधना। सर्दियों में आप ट्रेन की पटरियों को क्यों नहीं बांधते, बट डू इन समर, बट डू इन समर, लेकिन गर्मियों में आप बांधते हो। इवन दो द मेटल इज द सेम, जबकि मेटल दोनों सूरतों में सेम है। वो कहता है मेटल सेम है, जो सर्दियों में है वही गर्मियों में है, लेकिन आप सर्दियों में उन ट्रेन की पटरियों को नहीं बांधते, जबकि गर्मियों में बांधते हो। क्यों भी, वजह बताओ। तो वजह आपको पीछे बता के आए हैं, तो आप वही वजह यहाँ पे लिखेंगे। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं कि बिकॉज स्टील एक्सपैंड विद हीट जनरेटिंग मैसिव कंप्रेसिव फोर्स। यानी कि स्टील की पटरियां बनी हुई है ना, तो गर्मियों में स्टील क्या करता है, हीट की वजह से, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है ना, तो उसकी वजह से स्टील एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि वहां पे मैसिव कंप्रेसिव फोर्स जनरेट की जा रही है। तो जिसकी वजह से वो अपनी असल जगह से हट जाएंगी पटरियां, तो फिर एक्सीडेंट होने के, ट्रेन के फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए गर्मियों में उनको एक्सपेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बीच में स्पेस होता है, लेकिन ज्यादा एहतियात करने के लिए हम उनको बांध देते हैं, जबकि सर्दियों में इस चीज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। सर्दियों में तो ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ सकती है ना, वहां पे एक्सपेंशन तो होगी नहीं, तो इसलिए सर्दियों में हम नहीं बांधते। तो यही जवाब बेटे आप इसको दे देंगे, ठीक है जी, लिख देंगे। अब आ जाए, इसकी एग्जांपल है 10.1। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लॉन्ग के बी पार्ट में आ सकती है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कहते हैं मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अब देखो ये लेंथ आपको दी गई है इनिशियली,
वो आ गई एल नॉट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। उसके बाद कहता है एक्सपैंड्स बाय 0.025 मीटर। अब इसकी लेंथ में चेंज आ गया, तो चेंज इन लेंथ कितना है 0.025 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में देखो चेंज आ रहा है, तो डेल्टा टी क्या होगा 180 टू 30। अब इसका चेंज निकालेंगे तो 150 केल्विन आ जाएगा, या डिग्री सेल्सियस कह लें। कैलकुलेट्स इस कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है अल्फा। तो पहला पहला टॉपिक जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल आ गई है। तो अब बेटे उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यहां से अल्फा मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल कैलकुलेटर पे पुटिंग करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ये वाला बस फार्मूला याद करना है। सही है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा एल ओवर एल नॉट क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है।